सभी का आज की एक नई इम्पोर्टेंट सीरीज़ की क्लास में। तो आज ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ का लेक्चर 2 है। आज हम पढ़ने वाले हैं कैटालाइसिस। तो कैटालाइसिस मोस्ट वांटेड टॉपिक है इम्पोर्टेंट सीरीज़ के अंतर्गत। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। देखिए, कैटालाइसिस कक्षा 12 में भी आपने पढ़ा है, लेकिन अब हम उसको एक नए लेवल के साथ नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो कैटालाइसिस एग्जामिनेशन में 100% आएगा। चाहे आपसे एंजाइम कैटालाइसिस पूछे, एंजाइम किस टाइप से कैटालाइसिस की भांति कार्य करता है, या फिर कैटालिसिस के टाइप पूछ सकता है, होमोजीनियस कैटालाइसिस, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, कैटालाइसिस क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है यूनिट 2 का, वो है कैटालाइसिस। कैटालाइसिस का मतलब उत्प्रेरण। उत्प्रेरण। और हम सबसे पहले इसमें उत्प्रेरण से पहले बात करते हैं उत्प्रेरक की। कैटालिस्ट। कैटालिस्ट हिंदी में से कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं? तो कैटालिस्ट उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो कक्षा 12 में थोड़ा आपको ले चल सकते हैं। आपने पढ़ा था उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो कि अपनी उपस्थिति से किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनके द्वारा हम किसी भी अभिक्रिया की दर को या फिर अभिक्रिया के वेग को बदल सकते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक आप ऐसे भी समझ सकते हो, उत्प्रेरक एक तरीका से ऐसे पदार्थ होते हैं जो केवल खुद कुछ नहीं करते, अपनी प्रेजेंस में सारे काम को करा देते हैं। ठीक है, यानी ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे अगर आग जल रही है, आग में अगर हम घी डाल दें तो घी एक उत्प्रेरक का काम करेगा, लेकिन वो तो खैर इन्वॉल्व होगा उसमें। लेकिन आप अगर थोड़ा समझें तो उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, आग की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार उत्प्रेरक किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन उसकी गति को कम ज़्यादा कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए उत्प्रेरक को। उत्प्रेरक की डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे, आप लिख सकते हो। देखिए ध्यान से, वे पदार्थ, सब्सटेंस जो अपनी प्रेजेंट से किसी अभिक्रिया यानी किसी रिएक्शन के वेग को परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अभिक्रिया के अंत में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे। देखिए, उत्प्रेरक का काम केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना है। उत्प्रेरक प्रेरणा देना है, यह समझ सकते हो आप। प्रेरणा, किसी को मोटिवेट करना। ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, घटा भी देते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, प्लेटिनम है हमारी, निकिल है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, कई सारे हैं। ये सारे उत्प्रेरक का काम करते हैं, लेकिन इनके लिए भी आप अपनी अपनी अभिक्रियाएं हैं कि कौन से अभिक्रिया पर ये अप्लाई होंगे। इनके लिए अपनी अपनी स्टेट्स, अवस्थाएं हैं, कंडीशंस हैं। तो ये नहीं है कि जो आपके लिए एग्जाम्पल लिखे गए हैं ये सभी के लिए हैं, नहीं, ये अपनी अभिक्रिया के अकॉर्डिंग लागू होंगे। तो एग्जाम्पल से आप देखिए, मान लीजिए हम थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर हम जल का फॉर्मेशन करें, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अगर हम फॉर्मेशन करें प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये हमारा जल बन जाएगा H2O। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होती है, 2H2O और यहाँ 2 कर दीजिए, बैलेंस हो गई। इसमें कंडीशन ये होती है कि अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को मिलाएं
तो जल को बनने में 2 से 3 साल का वक्त लग जाएगा। यानी कि जो हमारा जल है, अगर हम सादा देखें, नॉर्मली प्रकाश की प्रेजेंस में देखें, तो जल को बनने में कई साल लग जाते हैं। हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु मिलने में कई सालों बाद जल बनता है। लेकिन अगर हम एक छोटा सा उत्प्रेरक ले लें, Pt, ये है प्लेटिनम, तो ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और ये अभिक्रिया बहुत शीघ्र हो जाती है, जिससे कुछ सप्ताहों में, कुछ दिनों में ही हमारे जल का निर्माण हो जाता है। तो प्लेटिनम ने अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, केवल उसकी गति को बढ़ा दिया, उसके वेग को बढ़ा दिया। तो ये हमारे उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो आप। मान लीजिए हम ले सकते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलेंगे, थोड़ा सा इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो हमारा अमोनिया बनेगा NH3। ठीक है, NH3 बनेगा। अब जो NH3 है, इस ये बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम यहाँ Fe ले लें तो ये Fe की प्रेजेंस पे यह अभिक्रिया बहुत ही शीघ्रता के साथ हो जाती है। ठीक है, या कुछ और भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो इस टाइप से यह अभिक्रिया बहुत शीघ्रता के साथ हो जाती है। तो उत्प्रेरक आप समझ गए होंगे। और एक बात और है, ये जो उत्प्रेरक होते हैं अभिक्रिया के वेग को घटा भी देते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया तीव्रता से हो रही है तो उसके वेग को कम करना है, तो और भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम इसके प्रकार को जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लेक्चर काफ़ी आप कक्षा 12 में पढ़कर आए हैं, तो इसमें काफ़ी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। यही एग्जामिनेशन में आपको सब लिखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो टाइप अगर देखें इसका थोड़ा सा, टाइप आप इसके लिख सकते हो टाइप ऑफ कैटालाइज। और देखिए एक चीज़ और, हाँ आप यहाँ लिख सकते हो और इस घटना को, और इसमें ही आगे लिख सकते हो इस घटना को कैटालाइसिस कहते हैं। कैटालाइसिस कहते हैं यानी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी अभिक्रिया का वेग बदल जाए तो इसी घटना को हम उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके टाइप को जानते हैं थोड़ा सा। टाइप इसका हम समझते हैं टाइप, लेकिन ये टाइप आप समझें ये अवस्था के आधार पर होंगे, यानी प्रकृति, जो हम जो उत्प्रेरक लेंगे उनकी प्रकृति के आधार पर होंगे। ठीक है, उत्प्रेरक की प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहला आता है हमारा, सबसे पहले आप लिख सकते हो होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस, होमो शब्द से अगर आप थोड़ा अनुमान लगाएं, होमो का मतलब होता है समान। थोड़ा सा अगर देखें तो होमोजीनियस ऐसे कैटालाइसिस होते हैं जिनकी अवस्था जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी ही तरह होती है। यानी आप लिख सकते हो वे कैटालाइसिस, वे उत्प्रेरक जिनकी अवस्था अभिकारकों की तरह ही होती है। अगर अभिकारक द्रव हैं तो उत्प्रेरक भी द्रव है। मतलब जिस अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, उनकी अवस्था और उत्प्रेरक दोनों की अवस्था एक जैसी होगी तो हमारे वो होमोजीनियस कैटालाइसिस कहलाएगी, यानी होमोजीनियस उत्प्रेरण। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की अवस्थाएं स्टेट्स सेम होती हैं। ठीक है, सेम होती हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ रिएक्शन की जगह उत्प्रेरण की आप यहाँ लिखो व्युत्प्रेरण।
ये रिएक्शन ठीक है, आप रिएक्शन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, रिएक्शन ही लिख सकते हो। होती है तो उस उत्प्रेरक को, उस कैटालाइसिस को, कैटालिस्ट को होमोजीनियस कैटालिस्ट कहते हैं। होमोजीनियस कैटालिस्ट कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं, ठीक है, होमोजीनियस कैटालिस्ट कहते हैं। और इसी को हम और इस घटना को हम होमोजीनियस कैटालाइसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल हमने लिया नाइट्रोजन, सॉरी थोड़ा और कुछ लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और हमने ले लिया, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड का दहन करवाएं या फिर इसका ऑक्सीकरण करवाएं, ऐसे समझ लीजिए, तो हमारा इस टाइप से ये बनेगा। बट इसमें एक उत्प्रेरक लिया जाता है, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो भी द्रव है, वो सॉरी गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। तो तीनों की अवस्था एक जैसी हो गई, तो हम लिख सकते हैं NO भी हमारा कैसा है, गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, SO2 भी गैस है। तो इस टाइप से आपने देखा तीनों की अवस्थाएं सेम हैं, तो ये हमारे होमोजीनियस कैटालाइसिस कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, केवल इसमें समझाने की बात है और कुछ भी नहीं है। इसमें आप लिख सकते हो ये है हमारा हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, कैटालिस्ट, ठीक है, या कैटालाइसिस भी लिख सकते हो, ठीक है। हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट क्या होते हैं, तो ऐसे उत्प्रेरक जिनकी अवस्था रिएक्टेंट की अवस्था से अलग होती है। यानी हमारे मान लीजिए रिएक्टेंट द्रव हैं, यानी अभिकारक हमारे द्रव हैं जो अभिक्रिया करा रहे हैं, उत्प्रेरक ठोस है, तो ये हमारे हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। यानी उत्प्रेरक की अवस्था अभिकारकों की अवस्था से अलग होगी। तो एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, डेफिनेशन आप खुद लिखें। मान लीजिए अभी हमने जो एग्जाम्पल समझाया आपको जल वाला, ये आप लिख सकते हो। इसमें जल बनने में हम प्लेटिनम और H2O, तो आप देखिए हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और प्लेटिनम क्या है, सॉलिड है। तो आपने देखा है यहाँ जो उत्प्रेरक है वो तो ठोस है और जो रिएक्टेंट हैं वो द्रव हैं। तो इस टाइप से ये हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और रह गया है, अब इसके आप होमोजीनियस जो थोड़ा सा एक टॉपिक है, ये होमोजीनियस आपको अभी पढ़ाया, जीनियस, और एक आपको पढ़ाया अभी हमने हेटेरोजीनियस, ठीक है। ये कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे काम करते हैं होमोजीनियस, ये करते हैं आपके इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के आधार पर, फॉर्मेशन थ्योरी के आधार पर, ठीक है, थ्योरी के आधार पर। और ये जो हमारे काम करते हैं, ये करते हैं एड्सॉर्प्शन थ्योरी के आधार पर, ठीक है, ओके। देखिए ध्यान से, अब इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी के आधार पर आप क्या समझ सकते हो। देखिए इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी ये कहती है कि जो हमारे उत्प्रेरक होते हैं वो किसी भी अभिक्रिया में इस टाइप से भाग करते हैं कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो। फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है उससे ये जो अभिकारक हैं वो अभिक्रिया कर लेते हैं, यानी उसमें ऐड हो जाते हैं और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद ये अभिक्रिया से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, बाहर निकल जाते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं लेकिन वो अभिक्रिया के अंत में वैसे ही मिल जाते हैं जैसे वो शुरू में थे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी प्रेजेंस ही हो अभिक्रिया में। ये अगर इसकी मैकेनिज्म समझें तो ये अभिक्रिया में भाग ही लेते हैं, रिएक्शन ही करते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमारे दो कंपाउंड हैं, हम मानते हैं A+B
मिल करके हमने बनाया डी। तो ए भी रिएक्टेंट है, ठीक है। अब जो हम अगर हमें कोई कैटालाइसिस ले लें, कैटालिस्ट ले लें, मान लें सी फॉर कैटालिस्ट। अगर हमें कैटालिस्ट ले लें तो इसकी ये जो रिएक्शन है, सबसे पहले ये रिएक्शन करेगा ए बी से, ठीक है। सॉरी, ये जो मान लीजिए एक्स लेते हैं, एक्स ले लिए, तो ये एक्स से रिएक्शन करेगा, ठीक है। और ध्यान से देखिए इसकी मैकेनिज्म अगर आपको समझाएं तो इस टाइप से होगी। अभी देखिए ए प्लस बी और मिल एक्स की प्रेजेंस में ये बनेगा ए एक्स, ठीक है। उसके बाद जो ए एक्स बना, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये फिर बी से जो ए एक्स बना ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, और उसके बाद ये बी से रिएक्शन करेगा। फिर बी से जब ये रिएक्शन करेगा तो ए भी बन जाएगा और एक्स बाहर निकल जाए। एक्स देखिए ए भी तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इंटरमीडिएट, ठीक है। और ये कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट है। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के आधार पर काम करते हैं होमोजीनियस वाले, और जो हेट्रोजीनियस वाले होते हैं, हेट्रोजीनियस वाले होते हैं, ये एडजॉर्प्शन थ्योरी के आधार पर करते हैं। यानी कि जिस सतह पर अधिशोषण आपने पढ़ा है कक्षा 12 में, तो ये उसके आधार पर करते हैं। ये क्या करते हैं कि आप डेफिनेशन खुद लिख लेना, ये किसी भी जो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस होते हैं, ये किसी भी एडजॉर्प्शन सरफेस यानी अधिशोषण का जो पृष्ठ होता है उस पर ये अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ा देते हैं। जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट भी मात्रा बढ़ने लगेगी, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। तो ये केवल हेट्रोजीनियस वाले क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी कि ये किसी भी पृष्ठ पर सांद्रता को बढ़ा देते हैं अभिकारकों की, और अभिक्रिया तीव्रता के साथ और शीघ्र हो जाती है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बस आप सभी का हार्दिक